प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रथम वर्ष कला के अंतर्गत 3 यूनिट लगभग कंप्लीट हमारी हो चुकी है। आज हम हमारी अंतिम यूनिट, चौथी यूनिट को हम शुरू कर रहे हैं और उसमें आज हम शुरू करेंगे चैप्टर मानवीय अधिकार। और मानवीय अधिकार के अंदर भी सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं और इनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। इसलिए अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती और इस कारण वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के द्वारा अधिकाधिक रूप से बहुत सारे विस्तृत रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसा कि लॉक्सकी कहते भी हैं कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है उन्हीं के आधार पर राज्य को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। हम जब अधिकार का अर्थ और परिभाषा देखते हैं तो देखिए, प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है ना। कि समाज के द्वारा मनुष्य को अपने लिए, समाज के लिए कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, तो शक्तियाँ का प्रयोग वो अपने आप नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो राज्य का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। और इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही क्या है? अधिकार है ना। वह सुविधाएं जो व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, वह सुविधाएं क्या कहलाती हैं? अधिकार कहलाती हैं। तो अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा है। आप बिल्कुल इस पर पॉइंट आउट कीजिए, सकारात्मक सुविधा है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक, शारीरिक, नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, है ना। तो अधिकार का अभिप्राय समझ में आ गया ना कि राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और भौतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। कुछ विद्वानों ने देखिए इसकी परिभाषा दी है। जैसे लॉक्सकी की परिभाषा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। इसी तरह से वाइल्ड ने कहा है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करना चाहता है ना, तो वह उनको करने के लिए कुछ स्वाधीनता चाहता है जो उसकी एक उचित मांग है। तो अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मार्ग है। हॉलैंड भी कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को अधिकार कहते हैं। व्यक्ति अपनी ताकत और अपनी शक्ति से प्रभावित नहीं करेगा समाज को, बल्कि समाज ने जो सुविधाएं दे रखी है, समाज ने जो शक्ति दे रखी है, उसके बल पर वह समाज को प्रभावित करता है। तो यह क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। इसे बोसांके भी कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। देखिए, श्रीनिवासन शास्त्री ने भी कहा है कि अधिकार समुदाय के कानूनों द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था है, नियम या रीति है जो मनुष्य के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक हो। तो सभी विद्वानों ने अपने अपने आधार पर अपने अपनी जो उनकी मत के अनुसार अधिकार की परिभाषाएं दी हैं, है ना, अधिकार के बारे में बताया है। हम देखते हैं कि अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या है। हम अगर मोटे रूप से उन लक्षणों को देखें तो जैसे सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, लोक हित में इसका प्रयोग, राज्य का संरक्षण और सार्वभौमिकता या सार्वव्यापिकता। तो जो हमने विद्वान देखे थे, लॉक्सकी, वाइल्ड, हॉलैंड, है ना, श्रीनिवास, जिन्होंने भी जो परिभाषाएं दी है, इन परिभाषाओं के आधार पर अधिकार की जो धारणा है उसमें ये जो लक्षण है वो हमने जो परिभाषाएं देखी उसके आधार पर ये लक्षण निकल कर आए हैं। जैसे हमने क्या बताया था? सामाजिक स्वरूप। तो अधिकार का ये सबसे पहला लक्षण है और अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है। अधिकार के लिए क्या चाहिए? सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है और सामाजिक स्वीकृति अगर नहीं मिलती है तो व्यक्ति जिन शक्तियों का उपयोग करता है वो उसके अधिकार नहीं होते बल्कि वह प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं। और अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता है, सुविधा है और इन स्वतंत्रता सुविधाओं की आवश्यकता तथा उपयोग कहाँ पर संभव है? समाज में ही संभव है। शून्य में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। रॉबिन्स क्रूसो जैसे व्यक्ति को निर्जन टापू में कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, है ना। इसके अतिरिक्त राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसकी सिद्धि कहाँ पर संभव है?
समाज में ही संभव है। समाज के बाहर क्या है, कोई काम भी नहीं होता समाज के बाहर। तो इस दृष्टि से भी अधिकार जो है वो समाज के रूप ही माने जाते हैं, है ना। तो फिर हम कह सकते हैं ये जो सुविधाएं जो नागरिकों को राज्य प्रदान करता है उनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, समाज में ही किया जा सकता है। दूसरा कहा है कि कल्याणकारी स्वरूप। आपने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के बारे में पढ़ा होगा कि अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, ये हमने पढ़ा। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वही स्वतंत्रताएं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हो। तो व्यक्ति को कभी भी ये अधिकार नहीं दिए जा सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बाधा पहुंचाते हों, है ना। जैसे मद्यपान का अधिकार है, जुआ खेलने का अधिकार है, ये आत्महत्या, ये कोई भी अधिकार राज्य के द्वारा उसको प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। इसी तरह से देखिए आप लोकहित में प्रयोग की बात आती है तो व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक के लिए प्रदान किए जाते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की उन्नति भी कर सके, है ना। इसी के साथ है कि राज्य का संरक्षण के अधिकार का ये भी एक बहुत आवश्यक लक्षण है कि उसकी रक्षा का दायित्व किसका होता है, अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसका होता है, राज्य का होता है। तो इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था करता है। जैसे क्या व्यवस्था करता है, व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक पारिभाषिक अर्थ में उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए राज्य की स्वीकृति तो अधिकारों के लिए बहुत आवश्यक है ही। फिर हमने देखा इसका पांचवा लक्षण कि सर्वव्यापकता, सब जगह होता है, सार्वभौमिकता, है ना। कि अधिकार एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो हम फिर क्या कह सकते हैं इन सब बातों से कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास के लिए आवश्यक एवं सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करने की व्यवस्था करता है ना। इनको सबको अगर हम डिस्कस करें तो हम क्या पाएंगे कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के उच्चतम विकास हेतु, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास नहीं, सभी व्यक्तियों के उच्चतम व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक वे सामान्य सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य उनको लागू करने की व्यवस्था करता है। तो आज हमने देखा है अधिकार क्या है ना, और अधिकारों का अर्थ हम परिभाषाएं, उसके आधार पर अधिकारों में क्या लक्षण होते हैं, है ना। अगले उस पर हम करेंगे कि अधिकारों से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं।